13 अगस्त 1972 पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित एक बेहद सख्त सुरक्षा वाला प्रिजनर ऑफ वॉर यानी पीओडब्ल्यू कैंप। वो रात कुछ अलग होने वाली थी। यही वह जगह थी जहां 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना के 12 पायलटों को कैद करके रखा गया था। इस कैंप की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यहां से कोई जिंदा बाहर निकल सकेगा। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें, दीवारों के ऊपर नुकीले कांटेदार तार और हर जगह तैनात हथियारों से लैस पाकिस्तानी सैनिक। लेकिन इसी नामुमकिन लगने वाली जगह पर 3 ऐसे भारतीय पायलट मौजूद थे जिनके इरादे किसी दीवार, किसी तार या किसी बंदूक से डरने वाले नहीं थे। लेकिन उन्होंने इस जेल से कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने पाकिस्तानियों के होश उड़ा दिए। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। जमीन पर भारतीय सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तान को पीछे धकेल रही थी, लेकिन आसमान की लड़ाई आसान नहीं थी। पाकिस्तान के जफरवाल इलाके के पास बना एक ऊंचा वॉच टावर भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी चुनौती बन गया था। वहां से पाकिस्तानी सेना भारतीय मूवमेंट पर नजर रखती थी और कई बार विमानों पर सटीक निशाना साधती थी। इस वॉच टावर को खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट दिलीप पारुलकर को। वह अपने साहस और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। उन्हें पता था कि मिशन आसान नहीं है, लेकिन देश के लिए जोखिम जरूरी था। 10 दिसंबर 1971 को दिलीप पारुलकर अपने सुखोई फाइटर जेट के साथ मिशन पर निकले। जैसे ही वह टावर के पास पहुंचे, पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने तेज फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सीधे उनके जेट की ओर आ रही थीं। कुछ ही पलों में उनका विमान बुरी तरह डैमेज हो गया। हालात बिगड़ते देख पारुलकर ने तुरंत इजेक्ट कर लिया। उनकी जान तो बच गई, लेकिन किस्मत ने उन्हें सीधे दुश्मन की जमीन पर उतार दिया। जमीन पर गिरते वक्त पारुलकर पहले से ही घायल थे। दर्द से जूझते हुए वह खुद को संभाल ही रहे थे कि आसपास के पाकिस्तानी लोग वहां इकट्ठा होने लगे। भीड़ अचानक दुश्मन दुश्मन चिल्लाने लगी और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उनका सामान छीन लिया गया। चोट, थकान और लगातार मारपीट की वजह से पारुलकर वहीं बेहोश हो गए। अगर थोड़ी देर और होती तो शायद भीड़ उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती, लेकिन तभी पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंच गए। उन्होंने भीड़ को हटाया और कहा, यह जिंदा हमारे ज्यादा काम का है। इस तरह पारुलकर को मौत के मुंह से निकालकर हिरासत में ले लिया गया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को एक अंधेरी, तंग और सीलन भरी कोठरी में कैद पाया। सामने एक पाकिस्तानी अधिकारी खड़ा था। उसने कागज और पेंसिल उनकी तरफ बढ़ाए और ठंडे स्वर में कहा, आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। आदमपुर एयरबेस भारतीय वायुसेना का एक बेहद अहम ठिकाना था। पारुलकर ने बिना झिझक मना कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर का खौफनाक दौर। आखिरकार भारी दबाव में पारुलकर ने नक्शा बना दिया। अधिकारी बेहद खुश हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद वह गुस्से में वापस लौटा, क्योंकि पारुलकर ने आदमपुर एयरबेस नहीं बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया था। गुस्से में अधिकारी ने तुरंत सजा सुना दी। पूरी रात कोठरी के एक कोने में खड़े रहना होगा। गार्ड को सख्त आदेश था, अगर पारुलकर बैठे तो तुरंत गोली मार देना। पूरी रात पारुलकर खड़े रहे। शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन तभी गार्ड को उन पर तरस आ गया। उसने धीरे से कहा, सुबह तक बैठ जाओ, कोई आएगा तो मैं इशारा कर दूंगा, तब खड़े हो जाना। इसके बाद कई रातें पारुलकर ने उसी अंधेरी कोठरी में गुजारी। टॉर्चर लगातार चलता रहा, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं निकाला। आखिरकार पाकिस्तानी अधिकारी भी थक गए और कुछ दिनों बाद उन्हें बाकी भारतीय बंदियों के साथ एक ही कैंप में डाल दिया गया। यही था रावलपिंडी का पीओडब्ल्यू कैंप, जहां भारतीय वायुसेना के 12 पायलट कैद थे। यहां पारुलकर को पता चला बाकी साथियों के साथ भी वैसा ही व्यवहार हुआ था। सबने दर्द सहा था, लेकिन किसी का हौसला नहीं टूटा था। इस कैंप के इंचार्ज थे उस्मान हामिद। वो भारतीय पायलटों के साथ सम्मान से पेश आते थे। हालांकि कई पाकिस्तानी अधिकारियों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसी उस्मान हामिद ने पायलटों को एक कैसेट प्लेयर और एक एटलस दिया। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह छोटी सी मदद
आगे चलकर एक बड़ी कहानी बनने वाली है। 25 दिसंबर 1971 कैंप में एक खबर पहुंची। ढाका में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। भारत युद्ध जीत चुका था और 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की कैद में थे। कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको लगा अब जल्द ही घर लौटेंगे, लेकिन दिलीप पारुलकर का मन कुछ और कह रहा था। उन्हें अंदाजा था कैदियों की अदला बदली में काफी समय लग सकता है। उन्होंने साथियों से कहा, अगर हम यूं ही इंतजार करते रहे तो शायद सालों गुजर जाएंगे। क्यों ना हम खुद ही रास्ता तलाशें। पहली बार किसी ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन पारुलकर हार मानने वालों में से नहीं थे। उनके मन में एक बीज पड़ चुका था, आजादी का बीज, जो आने वाले महीनों में एक खतरनाक योजना में बदलने वाला था। 25 दिसंबर 1971 के बाद रावलपिंडी पीओडब्ल्यू कैंप में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर की दुनिया में जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन इन 12 पायलटों की लड़ाई अभी बाकी थी। सबको उम्मीद थी भारत और पाकिस्तान के बीच बंदियों की अदला बदली जल्द होगी, लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए और कोई ठोस खबर नहीं आई। पारुलकर को महसूस होने लगा सरकारी बातचीत में लंबा वक्त लग सकता है। उनका मन इंतजार करने को तैयार नहीं था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था खुद अपने दम पर निकलना। शुरुआत में उन्होंने एक खतरनाक प्लान बनाया। रात में टॉयलेट जाते वक्त सिपाही की बंदूक छीनकर उसे ढाल बनाकर भाग निकलना, लेकिन यह रास्ता बेहद जोखिम भरा था। काफी सोचने के बाद उन्होंने यह योजना खुद ही छोड़ दी। समय बीतता गया, महीने गुजर गए, लेकिन भारत सरकार की ओर से कोई हलचल नजर नहीं आई। कैंप में मायूसी बढ़ने लगी। तभी पारुलकर ने फिर साथियों से बात की। इस बार 2 लोग आगे आए, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह। तीनों ने तय किया, अगर किस्मत ने मौका दिया है तो उसे हाथ से नहीं जाने देंगे। अब शुरू हुआ असली खेल। सबसे पहले उन्होंने उस्मान हामिद के दिए एटलस को गहराई से पढ़ना शुरू किया। रात रात भर नक्शे देखते, रास्ते समझते और हर संभावना को परखते। प्लान साफ था, सीधे भारत पाक बॉर्डर जाना खतरनाक था, क्योंकि वहां सुरक्षा बहुत कड़ी थी। इसलिए उन्होंने तय किया, पहले अफगानिस्तान की ओर निकलेंगे और फिर किसी तरह भारत पहुंचेंगे। अब अगला कदम था सही सेल चुनना। उन्हें ऐसा सेल चाहिए था जो बाहरी दीवार के सबसे करीब हो, जहां गार्ड कम आते जाते हों। काफी नजर रखने के बाद उनकी नजर पड़ी सेल नंबर 4 पर, लेकिन वहां शिफ्ट होना आसान नहीं था। यहीं पारुलकर की समझदारी काम आई। गार्ड्स के साथ उनका व्यवहार अच्छा था। धीरे धीरे कुछ सिपाहियों से पहचान भी बन गई थी। इसी का फायदा उठाकर उन्होंने रिक्वेस्ट डाली और आखिरकार पारुलकर, ग्रेवाल और हरीश सिंह को सेल नंबर 4 में शिफ्ट कर दिया गया। इस सेल में पहले से ही एक और भारतीय पायलट मौजूद था। विद्याधर शंकर पहले भागने की योजना में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने तीनों की मदद करने का फैसला किया और यही मदद आगे चलकर बेहद अहम साबित होने वाली थी। असली चुनौती थी दीवार में सुरंग बनाना। सेल की दीवार लगभग 18 इंच मोटी थी। बिना औजार के इसे तोड़ना नामुमकिन था, लेकिन किस्मत एक बार फिर साथ थी। किसी तरह उन्होंने एक कैंची और स्क्रू ड्राइवर चुरा लिया। हर रात 12 बजे से 1 बजे तक बेड के नीचे जाकर काम शुरू होता। एक दीवार कुरेदता, बाकी 3 पहरा देते। मिट्टी और सीमेंट को बेड के नीचे छुपा दिया जाता। सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेल के बल्ब का फ्यूज उड़ा दिया गया ताकि गॉड ठीक से देख न सके। जेल में बल्ब बदलने की प्रक्रिया लंबी थी और यह तीनों का बड़ा फायदा बना। एक रात खतरा बहुत करीब आया। एक गार्ड झांक कर देखता है। उसे लगा सिर्फ 3 पायलट हैं, लेकिन हरीश सिंह जी बेड के नीचे छुपे थे। गार्ड ने आवाज लगाई। तीनों ने सोने का नाटक किया। गॉड भागकर इंचार्ज उस्मान हामिद को बुलाने गए। सिंह जी चुपचाप बाहर निकले और लेट गए। जब उस्मान हामिद आए और चारों को देखा, उन्होंने गार्ड को ही डांट दिया। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीनों में बदल गए। दीवार की ईंटों से सीमेंट निकाला जाता, फिर ईंटों को वैसे ही वापस लगाया जाता। बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता था। साथ ही भागने के बाद की तैयारी शुरू कर दी। हर कैदी को हर महीने 57 रुपये मिलते थे। इन्हीं पैसों से तीनों ने ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क और जरूरी सामान जमा किया। जेल से बाहर निकलने के बाद जिंदगी कठिन थी।
दिशा जानने के लिए उन्होंने जुगाड़ू कंपास बनाया, कैसेट प्लेयर के मैग्नेट और सिलने की सुई से। पारुलकर ने घर से मिले कपड़ों से जेल के टेलर को पैसे देकर तीनों के लिए पठानी सूट सिलवाए, ताकि बाहर निकलने के बाद वह आम लोगों में आसानी से घुल मिल सके। धीरे धीरे दीवार का छेद इतना बड़ा हो गया कि एक इंसान उसमें से निकल सके। आखिरी परत, जो सिर्फ प्लास्टर थी, उसे जानबूझकर छोड़ दिया गया ताकि भागने वाली रात उसे आसानी से तोड़ा जा सके। 13 अगस्त 1972 की रात रावलपिंडी पीओडब्ल्यू कैंप के ऊपर काले बादल छाए हुए थे। तेज हवाएं चल रही थीं और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यही वो रात थी जिसका इंतजार दिलीप पारुलकर, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह महीनों से कर रहे थे। तीनों ने अपने पठानी सूट पहने, ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क, जुगाड़ से बना कंपास और थोड़े पैसे अपने पास रखे। जाने से पहले उन्होंने अपने साथी विद्याधर शंकर को गले लगाया। अब आखिरी कदम बाकी था। पारुलकर ने दीवार की अंतिम परत धीरे धीरे तोड़नी शुरू की। बारिश की आवाज में सब कुछ दब गया और बाहर किसी को भनक नहीं लगी। एक एक करके तीनों उस संकरे छेद से बाहर निकल आए। बाहर आते ही उन्होंने देखा दीवार के पास एक पाकिस्तानी गार्ड चारपाई पर गहरी नींद में सो रहा था। तीनों बिना रुके दीवार की तरफ दौड़े, कुछ कपड़ों को बांधकर रस्सी बनाई, उसे ऊपर फेंका और काटीले तारों के पार फंसा दिया। सबसे पहले पारुलकर, फिर ग्रेवाल और आखिर में हरीश सिंह दीवार पार कर दूसरी तरफ उतर गए। अब वो जेल से बाहर थे, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। तीनों तेजी से भागते हुए बस स्टैंड की ओर बढ़ गए। किस्मत इस बार उनके साथ थी। उन्हें पेशावर जाने वाली बस मिल गई। पूरी रात सफर करने के बाद सुबह करीब 6 बजे वे पेशावर पहुंच गए। लेकिन असली खतरा अब सामने था, पहचान का। अगर उनसे कलमा पढ़ने को कहा जाता या मेडिकल जांच होती तो सब कुछ खत्म हो सकता था। इसलिए तीनों ने खुद को क्रिश्चियन बताने का फैसला किया। पेशावर से उन्होंने एक और लोकल बस ली और सुबह करीब 9:30 बजे लंडी कोटल पहुंच गए। उधर सुबह 11 बजे रावलपिंडी के वॉर कैंप में अचानक हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी गार्ड्स को पता चल चुका था तीनों भारतीय पायलट भाग चुके हैं। जब गार्ड्स उनके सेल तक पहुंचे और दीवार में बना वो बड़ा सुराग देखा तो कुछ पल के लिए सब सन्न रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये नामुमकिन काम हो चुका है। गुस्से और डर में गार्ड्स बौखला उठे। उन्हें लगा अगर सीनियर अफसरों को सच्चाई पता चली तो सजा उन्हें ही मिलेगी। इसी डर में उन्होंने सोचा विद्याधर शंकर चाटी को गोली मार दी जाए और सीनियर से कहा जाए कि वो भी भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सच ज्यादा देर छुप नहीं सका। सीनियर अफसरों को साफ जानकारी मिल गई कि असल में कितने कैदी भागे हैं। यही वजह थी कि गार्ड्स चाटी को मारने की हिम्मत नहीं कर पाए। उधर जेल से दूर निकल चुके तीनों पायलटों के सामने एक नई चुनौती खड़ी थी। अब उन्हें अफगानिस्तान में दाखिल होने के लिए तोरखम बॉर्डर पार करना था, जो वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी, उन्हें रास्ता बिल्कुल नहीं पता था। अपने पास मौजूद एटलस में उन्होंने देखा तोरखम बॉर्डर के पास एक जगह चिन्हित थी, लंडी खाना रेलवे स्टेशन। नक्शे के अनुसार अगर वे वहां पहुंच जाते तो बॉर्डर तक जाना आसान हो सकता था। लेकिन उन्हें नहीं पता था ये नक्शा बहुत पुराना है और लंडी खाना स्टेशन 1932 में ही बंद हो चुका था। तीनों एक चाय की टपरी पर पहुंचे और वहां खड़े एक आदमी से पूछा, लंडी खाना कैसे जाए? बस यही सवाल भारी पड़ गया। आसपास खड़े लोग उन्हें घूरने लगे। तभी एक आदमी आगे आया और सख्त लहजे में पूछा, कौन हो तुम? कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? पारुलकर ने तुरंत जवाब दिया, हम पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसर हैं, छुट्टी पर हैं, घूमने जा रहे हैं। लेकिन किस्मत ने साथ छोड़ दिया। वो आदमी तहसीलदार का क्लर्क था और उसे शक हो गया। उसने कहा, यहां इस नाम की कोई जगह नहीं है। भीड़ बढ़ने लगी और माहौल तनावपूर्ण हो गया। उसने ताना मारा, तुम तीनों बंगाली हो ना? अफगानिस्तान भाग रहे हो? ग्रेवाल ने हंसकर बात टालने की कोशिश की, क्या हम तुम्हें बंगाली लगते हैं? लेकिन शक और गहरा गया। तीनों को पकड़कर तहसीलदार के पास ले जाया गया। वहां भी उन्होंने खुद को पाकिस्तानी एयरफोर्स अफसर बताया, लेकिन इस बार कोई भरोसा नहीं हुआ।
आखिरी दांव खेलते हुए पारुलकर बोले, अगर यकीन नहीं है तो पाकिस्तान एयरफोर्स के उस्मान हामिद से बात करवा लीजिए। उन्हें लगा यही उन्हें बचा लेगा, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। तहसीलदार ने तुरंत फोन मिलाया और दिलीप से बात करवाई। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उन्हें बात करनी ही पड़ी। बस इसी पल उस्मान हामिद समझ गया, ये वही भारतीय पायलट हैं जो रावलपिंडी कैंप से भागे थे। उसने फोन पर कहा, ये हमारे लोग हैं, जब तक हमारे सिपाही पहुंचे इन्हें सुरक्षित रखा जाए। कुछ घंटों बाद पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंचे और तीनों को फिर से रावलपिंडी वापस ले जाया गया। उन्हें 30 दिनों की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा सुनाई गई। इसके बाद सभी भारतीय पायलटों को रावलपिंडी से हटाकर फैसलाबाद की जेल भेज दिया गया, जहां 500 से ज्यादा भारतीय POW कैद थे। इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली पर बातचीत तेज हो चुकी थी। आखिरकार दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने सभी भारतीय युद्ध बंदियों की रिहाई का ऐलान कर दिया। और फिर वो दिन आया जब ये भारतीय जवान वाघा बॉर्डर से भारत लौटे। वहां इंसानों का सैलाब उमड़ पड़ा था। हजारों लोग तिरंगा लेकर खड़े थे, चारों ओर गूंजते नारे, और हर चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था। सैनिकों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कमजोरी के नहीं बल्कि जीत और गर्व के आंसू थे। ये कहानी सिर्फ एक जेल से भागने की नहीं थी, ये कहानी थी हौसले की। ये कहानी थी उस जज्बे की जो सलाखों के पीछे भी आजाद रहना जानता है। और रावलपिंडी की वो दीवारें शायद आज भी याद करती होंगी कि एक रात 3 भारतीय पायलट उन्हें चकमा देकर निकल गए थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही रोमांचक किस्से हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।